सुबह का नाश्ता। अजी तुम जानते हो ना, मुझे शादी के नाम से ही डर लग रहा है। सच बताऊं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊं। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया कि तुम सब छोड़कर भागने को तैयार हो गई? क्या बात है, अब मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? प्यार तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि शादी के बाद सिर्फ प्यार से जीवन नहीं चलता। तुम तो बड़े आराम से बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाओगे, लेकिन मुझे तो पूरा दिन घर के काम करने पड़ेंगे ना। घर के काम तो मैं फिर भी किसी तरह कर ही लूँगी, लेकिन ये 3 टाइम खाना बनाना और अपनी आधी ज़िंदगी रसोई में बिताना, सोच के मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। पता नहीं कैसे लड़कियाँ अपनी आधी ज़िंदगी सबके लिए खाना बनाने में बिता देती है। मुझसे ये सब नहीं होने वाला। अरे यार, कैसी लड़की हो तुम जो ऐसी बचकानी बातें कर रही हो? अब खाना बनाने के डर से कोई शादी के लिए मना करता है क्या? और मैं तुमसे शादी तुम्हें अपनी जीवन संगी बनाने के लिए कर रहा हूँ। हलवाई की ज़रूरत नहीं मुझे जो दिन भर रसोई में खाना बनाते रहे। अरे ठीक है, तुम्हें खाना बनाना पसंद नहीं है तो मत बनाना। खाना बनाने के लिए हम कोई मेड लगा लेंगे। अब तो खुश हो ना, या अभी भी शादी के लिए मना करोगी? अजय, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरी जितनी भी शादीशुदा सहेलियों से बात होती है ना, सबकी सब बस झाड़ू पोछा बर्तन खाना और सास बहू की पॉलिटिक्स वाली बातें करते हैं। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। ये सब क्या नाटक है मनु? अरे मैं घर में सबको बता चुका हूँ तुम्हारे बारे में। इतने पापड़ बेलने के बाद मम्मी मानी है, और अब मैं उन्हें क्या बताऊँ जाकर कि मेरी होने वाली बीवी घर संभालने और खाना बनाने के डर से शादी के लिए मना कर रही है। थोड़ी तो मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरने की क्या बात है? जो भी दिक्कत आई दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। अब तुम ज़्यादा सोचो मत और शादी की तैयारी करो। ज़्यादा सोचने से ना काम खराब ही होता है। जो होगा देखा जाएगा। तुम दुनिया की कोई पहली लड़की थोड़ी ना हो जो शादी कर रही हो। मनु अजय की बातों से कन्विंस तो नहीं हुई थी, लेकिन ये बात भी सच थी कि मनु ने अजय के साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी। और वाकई अजय की माताजी ने 200 पापड़ बिलवाने के बाद उनकी शादी के लिए हाँ कहा था। एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमते समय तो मनु ने कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद की जिंदगी सिर्फ एक दूसरे के साथ 2 घंटे बिताने जैसी नहीं होती। अपनी पूरी जिंदगी दूसरे के नाम करनी पड़ती है। 1000 तरह की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, जिन्हें निभाते निभाते कई बार इंसान ये भी भूल जाता है कि शादी उन्होंने कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ पाने के लिए की थी। खैर, राम राम करते जल्दी ही मनु और अजय की शादी हो जाती है, और फिर मनु अजय के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। शादी के बाद, अरे बहू, आज पहली रसोई है तुम्हारी। आओ भाई, जल्दी से अपनी रसोई की पूजा करके रस्म निभाओ और हमें इस 3 वक्त के खाने के जंजाल से मुक्त करो। भाई, अब तो तुम आ गई हो, हम तो अब एक कोने में बैठकर अपने सीरियल का मजा लेंगे। हैं? मतलब आप पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोप रही हैं? लेकिन माँ जी, ऐसे कैसे? अरे इसमें थोपने जैसी क्या बात है भाई? तुम शादी करके हमारे घर आई हो, ये तो परंपरा है। बहू के आने के बाद सास रिटायर हो जाती है। अब तुम्हारी घर गृहस्थी है, तुम संभालो। हम तो भाई अपने रिटायरमेंट का मजा लेंगे। सारी जिंदगी काम किया है हमने, कम से कम अब बुढ़ापे में तो चैन से जीने का हक हो या नहीं? हाँ, वो बात नहीं है माँ जी, लेकिन मैं ये सब अकेले कैसे? तुम कुछ कहो ना अजय। अरे ये क्या बोलेगा? ये दुनिया का पहला आदमी है क्या जो शादी करके बहू लेकर घर आया है? और वैसे भी औरतों के मामले में हमारे यहाँ ना आदमी नहीं बोलते। घर गृहस्थी की बात तुम मुझसे क्या करो। ये अजय और इसके पापा को बीच में घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ की बात सुनकर अजय भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से सरक जाता है। कुछ देर बाद कमरे में, ये क्या बात हुई अजय? तुम तो कहते थे तुम मुझसे खाना बनवाने और घर संभलवाने के लिए शादी नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी माँ ने दूसरे दिन ही पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोप दी और तुम दूर खड़े तमाशा देखते रहे। एक शब्द नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। अरे इतना ही बोल देते कि माँ अभी नई नई शादी हुई है, 2-4 दिन देख समझ लेने दो इसे। ऐसे कैसे पहले दिन से पूरा घर अकेले संभाल लेगी? लेकिन नहीं, तुम तो माँ के सामने अच्छे बेटे बनकर वहां से 9, 2, 11 हो गए। अब सारी जिंदगी तुम्हारे घर में पीसने के लिए मैं तो हुई, ठीक कहा ना? अरे ऐसी बात नहीं है मनु, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, अभी तुम माँ को जानती नहीं हो। उस समय अगर मैं कुछ भी बोलता ना तो बात बिगड़ने वाली थी। माँ मुझे झोरू का गुलाम कहती, वो अलग। तुम ऐसा करो, कुछ दिन, बस कुछ दिन सब संभाल लो। उसके बाद मैं एक अच्छी सी कुक लाकर उसे सारा काम समझा दूंगा और फिर तुम बस आराम से बैठकर खाना
और वो बनाएगी खाना। बेचारी मनु एक बार फिर अजय की मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई थी। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन अजय अपना किया हुआ वादा निभाना भूल चुका था। कुछ दिनों बाद मनु को ये समझ में आ गया कि भाई अब तो कुछ होने वाला नहीं है। इस अजय से तो अब मुझे ये उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए कि ये मेरी मदद के लिए किसी हेल्पर को लाने वाला है। समझदारी इसी में है कि मैं अपने हालातों के साथ समझौता कर लूं और अपनी नियति को स्वीकार करके अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दूं। उसी दिन, माँ जी नाश्ते में क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले बेटा। ऐसा कर तू पोहा बना दे, अजय और तेरे पापा जी को भी ना बहुत पसंद है, सब लोग खुश होकर खा लेंगे। अरे माँ जी, घर में सबको पोहा इतना पसंद है, फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ठीक है, फिर मैं सबकी पसंद का ही नाश्ता बनाऊंगी। अरे वाह भाई वाह, पोहा तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, दिल जीत लिया भाई तुमने तो। थैंक यू पापा जी। लंच के समय, अरे बेटा ये क्या, पूरा कटोरा भरकर पोहा रखा है डाइनिंग टेबल पर तुमने। तुमने लंच में भी पोहा ही बना दिया क्या? अरे नहीं पापा जी, पोहा तो मैंने सुबह नाश्ते में बनाया था, लेकिन मम्मी जी ने बताया कि आप सबको पोहा बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया था ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा पोहा लंच में भी खा सके। अगले दिन सुबह 9 बजे। अरे मनु, नाश्ता बन गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता तो बिल्कुल तैयार है और आपकी पसंद का ही बना है। ऐसा क्या बना दिया है हमारी बेगम ने आज? पोहा। पोहा? अच्छा चलो ठीक है, ले आओ। आज भी मनु ने नाश्ते में ढेर सारा पोहा बनाया था, जिसे खत्म करने के लिए सबको लंच के समय भी वही पोहा खाना पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। मनु हर रोज नाश्ते में ढेर सारा पोहा बनाकर सबको खिलाती। एक सप्ताह के बाद, अरे ठीक है माना, मैंने तुझे कहा था कि घर में सबको पोहा पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू हर रोज पोहा बनाकर रख दे। अरे भाई कोई और वैरायटी भी तो होनी चाहिए कि नहीं, रोज रोज पोहा कौन खाएगा? ऐसी बात थी तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ठीक है, कल से मैं नाश्ते में वैरायटी लेकर आऊंगी। अगले दिन सुबह, बहू आप तो यह मत कहना कि तूने आज फिर पोहे बनाया है। आप एक बार ढक्कन खोलकर तो देखिए, आपने वैरायटी कहा था ना, आज आपको डेफिनेटली वैरायटी मिलने वाली है। सास जैसे ही ढक्कन खोलती है तो वो देखती है कि आज उसमें मूंगफली पोहे की जगह मटर पोहा रखा हुआ है। बताइए माँ जी, कैसी लगी मेरी नई पोहा डिश? देखो आप लोग ना मूंगफली पोहा खाकर बोर हो गए थे, इसलिए आज मैंने आप लोगों के लिए मटर पोहा बनाया है। अगले दिन फिर से मनु मटर पोहा बनाकर रख देती है। 2-3 दिन जमकर मटर पोहा खिलाने के बाद, अरे बहू ये मटर पोहा, मूंगफली पोहा, इससे आगे भी बढ़ो भाई। तमाम तरह की डिश होती है, लेकिन तुम तो पोहे के पीछे ही पड़ गई हो। ठीक है पापा जी, मैं समझ सकती हूँ कि एक जैसा नाश्ता खाने से आप लोगों को बोरियत हो रही होगी, इसलिए अब से मैं हर रोज़ अलग अलग तरह का नाश्ता बनाऊंगी ताकि खाने में ताजगी बनी रहे। मनु की बात सुनकर घर में सभी को लगा था जैसे उनकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि अभी उनके साथ और क्या क्या होने वाला है। अगले दिन सुबह, ये क्या बनाया है मनु? लो जी, आपकी मम्मी तो कह रही थी कि आपको पोहे बहुत पसंद है। अरे भाई, ऐसे भी कौन से पोहा लवर हो आप जो दही पोहा नहीं जानते? इसे दही पोहा कहते हैं। ये ना बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी। टेस्ट करके देखो ना, फिर बताना। क्या? दही पोहा? ये कौन खाता है? इंसान ही खाते हैं। आपको कुछ नहीं पता, चलो चुपचाप खाओ और ऑफिस जाओ, लेट हो रहा है ना। पत्नी की बात सुनकर बेचारा अजय बेमन से दही पोहा खाकर ऑफिस निकल जाता है। अगले दिन, भगवान के लिए आज ये मत कह देना कि तुमने फिर से दही पोहा बनाया है। सच में आज मुझे तुम्हारा वो दही पोहा बिल्कुल नहीं खाना, देखना भी नहीं है। अरे नहीं, दही पोहा नहीं बनाया है। आज तो एक नई डिश है जो मैंने पहले कभी नहीं बनाई, चक्कर बताओ कैसी है। नई डिश का नाम सुनकर अजय के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए थे। पता नहीं आज क्या खिलाने वाली है ये, इसकी नई डिशेस से तो राम ही बचा है। अरे यार, ये तो पोहा ही है ना, उसमें नया क्या है? तुम भी ना। अच्छा, ऐसे कैसे? ये कांदा पोहा है। अभी तक जो तुमने खाए ना, उन सबसे बिल्कुल अलग डिश है ये। और हाँ, कल ना मैं बटाटा पोहा बनाऊंगी, परसों मिक्स वेज पोहा।
अरे तेरा ये पोहा पोहा देख देख के ना मुझे पोहे के साथ साथ नाश्ते के नाम से भी चिढ़ हो गई है। आज के बाद मेरा नाश्ता तुम बनाना ही मत। आप ही ने तो कहा हर रोज़ अलग अलग तरह का नाश्ता बनाया करो, तो आपकी बात तो मान रही हूँ मैं, फिर भी आप नाराज़ हो रही हैं। अब बहू सबकी पसंद का ख्याल रख रही है, आपकी बात मान रही है, उसके बाद भी ना कोई खुश नहीं होता इस घर में। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस वो थोड़ा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह नाश्ता कर लो ना तो बड़ा हैवी सा हो जाता है, इसलिए अब से मेरा बिना नाश्ता मत बनाया करो। अरे बेटा, जब कोई और नाश्ता नहीं कर रहा तो मेरे अकेले के लिए भी तुम क्या नाश्ता बनाओगी? ऐसा करना, मेरा नाश्ता भी कल से मत बनाना, मैं सीधा लंच ही कर लिया करूँगा। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो फिर ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना, खाने पीने के मामले में किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और मेरा क्या है, मैं तो 2 बिस्किट खाकर भी अपना काम चला लिया करूँगी। घर में नाश्ता बनना तो बंद हो गया था और उसी के साथ पोहा आतंक भी समाप्त हो गया था, जिसके कारण घर में सभी लोग बहुत खुश थे। खुश तो मनु भी बहुत थी, क्योंकि अपनी चालाकी से उसने एक वक्त के खाने से अपनी जान जो छुड़ा ली थी। हाँ, घी निकालने के लिए थोड़ी उंगली ज़रूर टेढ़ी करनी पड़ी, लेकिन मान गए मनु। पोहा को हथियार की तरह इस्तेमाल करके जो तूने सबको क्लीन बोल्ड कर दिया है, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। आप तो समझ गए ही होंगे कि मनु ने जानबूझकर सबको इतना पोहा खिलाया कि सभी ने खुद नाश्ता न करने की कसम खा ली। दीनानाथ जी की इकलौती बेटी थी प्रियंका, और दीनानाथ जी जल्दी से जल्दी उसकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन दीनानाथ जी जब भी किसी लड़के से अपनी बेटी की शादी का रिश्ता चलाते तो उनकी बेटी शादी करने से मना कर देती और घर से भागने की धमकी देती। इस वजह से दीनानाथ जी और उनकी पत्नी पार्वती दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन सुबह के वक्त, क्या करें पार्वती, हमारी बेटी प्रियंका तो शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। सही कहते हैं जी, भगवान जाने, मुझे तो लगता है हमारी बेटी किसी लड़के को पसंद करती है। अरे ऐसी बातें मत करो, जानती हो ना हमारे समाज में लड़कियों को ये प्यार व्यार के मामले में पढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं जी, लेकिन मैंने कल ही प्रियंका की सहेली से पता किया था, कह रही थी किसी लड़के से मिलती है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। शाम के वक्त, पापा मैं कॉलेज से आ गई और माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो ना। खाना तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? तुम्हारी माँ बता रही थी तुम्हारी किसी सहेली ने कहा है उसे। देखिए पापा, आज मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, अगर आपके मन में मेरी शादी की बात चल रही है ना, तो आप मेरे लिए रिश्ते देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि शादी तो मैं अपनी पसंद के लड़के से ही करूंगी। प्रियंका के जाने के बाद रात के समय, क्या हुआ जी, अपनी बेटी से क्या कह रहे थे आप? मुझे लगता है वो शादी के लिए नहीं मानने वाली, हमें ही कुछ करना होगा, कोई तिगड़म सोचनी पड़ेगी। आप जानते नहीं हैं जी अपनी बेटी को, भाग जाएगी वो शादी से। भागेगी तो तब ना जब होश में होगी। आपके कहने का क्या मतलब है जी? हम एक काम करेंगे, प्रियंका को बेहोशी की दवा देकर उसकी शादी किसी लड़के से जबरदस्ती करवा देंगे। एक बार शादी होने के बाद क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहे हो जी, ये तो गैर कानूनी है, और वैसे भी कोई लड़का किसी लड़की की बेहोशी में उससे शादी क्यों करेगा? अपनी बेटी के भले के लिए कुछ गैर कानूनी नहीं है, और वो लड़का शादी करेगा क्योंकि हम लड़के को भी बेहोश करवा कर रखेंगे। हाय राम, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन ऐसा क्यों जी? इसलिए क्योंकि पूरे गांव में बदनामी से हमारी बेटी की सीधे सीधी तो कोई शादी करने से रहा। अपने आदमियों को बोलता हूँ, वो किसी लड़के को उठा कर लाएंगे, शादी करवा कर इसे यहाँ से भेज देंगे।
दीनानाथ जी के कहने पर उसके कुछ आदमी राघव नाम के एक लड़के को किडनैप करके ले आते हैं और उस लड़के को भी बेहोशी की दवा पिला देते हैं। बेहोशी की हालत में राघव और प्रियंका की शादी करवा दी जाती है। सुबह जब राघव और प्रियंका होश में आते हैं, क्या हुआ है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कौन लाया है मुझे? प्रियंका ने होश में आने पर अपने कपड़े देखे और फिर आईने में अपने चेहरे पर लगा हुआ सिंदूर। ओह, ये क्या? पापा, मम्मी, आपने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, वो भी ऐसे ही किसी अजनबी लड़के के साथ। ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। दीनानाथ जी अपने आदमियों से कहते हैं, जाओ, अब हमारी बेटी को अपने पति के घर छोड़कर आ जाओ। अब से ये वहीं रहेगी। नहीं, नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। और मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। वहाँ घर में मेरी एक बीवी बैठी है। अभी 1 महीने पहले ही तो हमारी शादी हुई है। क्या कहूँगा मैं उसे? वो सब हम नहीं जानते। जाओ, इन दोनों को छोड़कर आओ। जी मालिक, अभी दोनों को छोड़कर आते हैं। दीनानाथ जी के आदमी प्रियंका और राघव को जबरदस्ती राघव के घर के बाहर छोड़कर आ जाते हैं। तभी राघव की पत्नी राधा बाहर निकलकर आती है। हाय राम, ये क्या किया आपने? किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। ऐसा भी क्या हो गया था? अभी तो हमारी शादी को 1 ही महीना हुआ है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना पति अपने पास ही रखिए। वैसे भी मुझे इस आदमी से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, ये ठीक कह रही है। इसके घर वालों ने मुझे बेहोश करके किडनैप कर लिया और फिर मेरी और उसकी शादी करवा दी। मैं तो इसे जानता तक नहीं। अरे, ऐसा भी कभी होता है क्या? जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। और इस लड़की को तो मैं घर में ना घुसने दूं। चल निकल यहाँ से, निकल। चली जाऊंगी, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे पति के साथ। हाँ, लेकिन कुछ दिन रह लेने दो, फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। प्रियंका और राघव के बहुत समझाने के बाद राधा मान जाती है और प्रियंका को अपने घर में रहने की जगह दे देती है। राघव प्रियंका की शादी उसके बॉयफ्रेंड दिनेश के साथ करवा देता है, लेकिन शादी वाले दिन ही दीनानाथ जी राघव के घर मिलने आते हैं। और राघव, कैसे हो? हमने सोचा जरा अपनी बेटी को मिलकर आते हैं। उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक तो चल रही है ना? अरे, कैसे बाप हैं आप? अपनी बेटी की शादी आपने हमारे पति के साथ करवा दी, वो भी जबरदस्ती। ये क्या बात हुई? ए लड़की, हमें ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। जो भी किया है सोच समझ कर किया है। ठीक उसी वक्त प्रियंका अपने पति दिनेश के साथ अंदर कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है। उसे देखने के बाद भी दीनानाथ जी हैरान रह जाते हैं और अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं। अरे, ये क्या है? कौन है ये लड़का? और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी तो इस राघव के साथ हुई थी ना? पापा, आपने तो मेरी शादी ऐसे ही किसी लड़के से करवा दी, जिसके बारे में आपको ये भी नहीं पता था कि उसकी पहले से शादी हो रखी है। बातें मत बनाओ और सीधे सीधे बताओ, आखिर माजरा क्या है? मैं बताता हूँ। मैंने आपकी बेटी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा दी ताकि उसकी और मेरी दोनों की जिंदगी सही सलामत रहे। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था अंकल जी। आखिर बेटी की शादी पसंद से करवाने में परेशानी क्या थी? हमारी जिंदगी क्यों खराब करने पर तुले हुए थे? पहली बात तो हमको पता नहीं था कि राघव की शादी पहले ही तुमसे हो रखी है, और दूसरी बात ये कि हमारी बेटी को लव मैरिज करने का शौक था और हम इन सब बातों को नहीं मानते।
तो अब क्या फायदा निकला अंकल जी? शादी तो आपकी बेटी की अब भी उसी लड़के से हुई जिसको वो पसंद करती है। राघव ठीक कह रहा है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। और मैं तो इतनी अच्छी नौकरी करता हूं, कम से कम आपको एक बार प्रियंका की बात तो सुननी चाहिए थी। अंकल जी, आपकी बेटी का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, प्रियंका मुझे समझदार लगी, जिसने मुझे भी परेशान होने से बचाया और खुद की जिंदगी भी ठीक कर ली। राघव की बात सुनकर माहौल कुछ अच्छा हो गया। प्रियंका, राघव, दिनेश और राधा सब हंसने लगे। बस दीनानाथ जी के चेहरे पर ही टेंशन नजर आ रही थी। दीनानाथ जी चुपचाप वहां से जाने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगे, प्रियंका ने उनसे कहा, पापा, अब तो अपने दामाद को अपना लो। कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे आप। मेरे साथ उस राधा की जिंदगी भी खराब हो जाती। अब तो मान लो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो बेटा, और राघव तुम भी ठीक कह रहे हो। हमारी बेटी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी अतरंगी बीवी वाकई में अतरंगी है। कमाल का काम किया है।